निशा एक अत्यंत मनोहारी 17 वर्षीय कन्या थी। उसके पिता सेना में तैनात थे। जब वह 17 की हुई तब उसके पिता का स्थानांतरण जयपुर हुआ। जयपुर में जहाज मोहल्ले में उन्होंने एक किराए का आवास लिया। इस मोहल्ले में उनकी यूनिट के कई सदस्य पहले से थे, जिससे वहां रहने में सहजता हुई। घर के सामने एक मंदिर था और दाईं ओर थोड़ी दूरी पर एक गली पार मस्जिद स्थित थी। 2 महीने बीत चुके थे उन्हें यहाँ आए हुए और अब तक पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध स्थापित हो चुके थे। मोहम्मद भाई से उनका परिचय गहरा मित्रता में बदल चुका था। सतीश जी और मोहम्मद भाई भिन्न धर्मों के होते हुए भी सगे भाइयों से भी अधिक निकटता महसूस करते थे। मोहम्मद भाई का पुत्र इरफान और सतीश जी के बच्चे निशा और साहिल आपस में भाई बहनों की तरह घुल मिल गए थे। एक शाम जब निशा, साहिल और इरफान खेलते खेलते सामने के उस रहस्यमयी घर में जा पहुंचे, जो बाकी घरों से कुछ भिन्न और डरावना प्रतीत होता था। मोहल्ले में ऐसी चर्चाएं थी कि उस घर में एक जिन का वास है, जिसके चलते कोई भी उस ओर जाने का साहस नहीं करता था। जब सतीश जी अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे, तब मोहम्मद भाई ने उन्हें इस घर के बारे में चेतावनी दी थी। मोहम्मद भाई ने बताया था, सतीश भाई, आप तो सेना में है, जिन बिन पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन सामने वाला घर, सच में वहां एक प्राचीन जिन का साया है। वह 1000 साल पुराना जिन है, जिसने अब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर मौलवी साहब और पीर दरगाह के बाबा ने मंत्रों और पाक जल से उसे उस घर में बांध रखा है। बच्चों को वहां जाने से रोकिए, क्योंकि बच्चों पर ऐसी आत्माओं का प्रभाव जल्दी होता है। हालांकि सतीश जी ने इसे हंसी में टाल दिया था, फिर भी बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें समझा दिया था कि उस घर की ओर न जाए। मगर बच्चे होते ही है ना, उन्हें बात मानने की आदत नहीं होती। खेलते खेलते जब वे उस रहस्यमय घर में घुसे, तभी अचानक निशा बेहोश हो गई। यह देख साहिल और इरफान भयभीत होकर घर की ओर भागे। साहिल ने घर पहुंचते ही जोर से चिल्लाया, मम्मी मम्मी, दीदी बेहोश हो गई। उसकी मम्मी घबराकर उसे साथ लेकर वहां पहुंची। उधर इरफान भी अपने माता पिता के साथ उस जिन वाले घर में पहुंच चुका था। सभी ने देखा कि निशा अब भी अचेत पड़ी थी। इरफान के पिता उसे उठाकर अपने घर ले गए। शाम का समय था जब निशा के पापा भी घर लौट आए थे। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि निशा को कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए थे, इसलिए बच्ची का ध्यान रखने की सलाह दी। इधर मोहम्मद भाई ने इरफान और साहिल दोनों को डांटना शुरू किया। वे गुस्से में बोले, कहा था ना उस घर में मत जाना, वहां जिन्नात रहते हैं, फिर भी तुम वहां चले गए। कभी तो किसी की बात मान लिया करो। देखो अब क्या हो गया। डरे सहमे दोनों बच्चे चुपचाप डांट सुन रहे थे। तभी निशा के पापा ने हस्तक्षेप किया, अरे इरफान भाई, कोई जिन्न विन्न नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि कमजोरी के कारण ही निशा को चक्कर आया है। बच्चों के मन में इस तरह की बातें मत डालिए। मोहम्मद भाई ने जवाब दिया, सतीश भाई, आप भले ही ना माने, लेकिन मैं मानता हूं। अगर आगे से तुम तीनों में से कोई भी उस घर की तरफ गया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? इतना कहकर मोहम्मद भाई घर के अंदर चले गए। उधर निशा को होश आ गया था और अब वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। निशा की मां ने पूछा, निशा बेटा तुम ठीक हो ना? निशा ने जवाब दिया, हाँ मां, मैं ठीक हूं। लेकिन आप सब यहां मोहम्मद अंकल के घर में क्यों बैठे हैं? उसके पापा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, खेलते खेलते तुम बेहोश हो गई थी तो हम तुम्हें यहां ले आए। अब चलो घर चलते हैं, आज हम सब पिज्जा खाएंगे। निशा की मां ने निशा की शर्ट की ओर देखा और पूछा, ये तुम्हारी शर्ट के बटन को क्या फंसा हुआ है? निशा ने जवाब दिया, मां, जब मैं उस घर में खेलने गई थी तो दरवाजे पर बहुत से धागे बंधे हुए थे। अचानक से मेरा शर्ट का बटन उनमें अटक गया। शायद बटन छुड़ाने के दौरान धागा टूटकर बटन के साथ रह गया होगा। निशा की मां ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और निशा को लेकर घर चली आई। उन्हें कहाँ पता था कि यह सिर्फ दरवाजे का धागा नहीं टूटा था। इस पवित्र धागे के टूटने से अब जिन्न भी आजाद हो चुका था। खैर, जिन्न क्या करेगा, ये तो बात की बात थी। लेकिन उस शाम सभी ने मिलकर पिज्जा खाया और खूब मस्ती की। अगले दिन सुबह सुबह जब निशा के घर की घंटी बजी तो निशा की मां ने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी सुबह सुबह कौन घंटी बजा रहा है?
उन्होंने आवाज देकर सतीश से कहा, जरा देखो दरवाजे पर कौन है। सतीश ने दरवाजा खोला तो सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। गोरा रंग, मध्यम आकार की नीली आंखें और ऊंची कद काठी वाले उस युवक की उम्र लगभग 20-21 साल की रही होगी। सतीश ने पूछा, हाँ कहिए। वह युवक बोला, जी, जो सामने वाला मकान है, मैं वहां रहने आया हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? 2-3 दिन के लिए मेरा सामान यहां रख लीजिए, जब तक मैं घर की सफाई करा लूं। उसके बाद मैं सामान ले जाऊंगा। सतीश ने युवक से कहा, क्या तुम्हें उस घर के बारे में पता नहीं है? लेकिन तुम हो कौन? युवक ने जवाब दिया, जी, मेरा नाम अंकित है और मैं उस घर में शिफ्ट होने आया हूं। सतीश बोले, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यहाँ के लोग कहते हैं उस घर में जिन्न का साया है और तुम वहां रहने आए हो। अंकित बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं प्लीज? मैं पिछले 2 दिनों से यात्रा कर रहा हूं, बहुत थक गया हूं। सतीश ने कहा, हाँ हाँ आओ। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी एक गिलास पानी ले आओ। निशा ने कहा, अभी लाती हूं पिताजी। अंकित ने बात जारी रखते हुए कहा, सर, मैंने भी अपने मम्मी पापा से इस घर के बारे में सुना था। दरअसल ये घर मेरे परदादा जी ने बनवाया था, लेकिन जब मेरे दादाजी 12-13 साल के थे तब उस घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। अचानक से दादाजी बीमार रहने लगे। जब पता करवाया गया तो किसी ने बताया कि उस घर में जिन्न का साया है। दादाजी की जान बचाने के लिए परदादाजी ने वह घर छोड़ दिया। तब से वहां कोई नहीं रहता था। सतीश ने पूछा, तो बेटा तुम यहाँ क्या करने आए हो? अंकित ने रुंधे हुए गले से जवाब दिया, मेरे मम्मी पापा की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी 8 महीने पहले। हम किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया। मकान मालिक ने भी घर खाली करने को कह दिया। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मुझे अपने परदादा जी के इस मकान का ख्याल आया। मुझे बस रहने के लिए एक घर चाहिए और अपने खुद के घर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। ये कहते कहते अंकित की आंखों में आंसू आ गए। सतीश जी ने अंकित से कहा, अरे बेटा तुम रो मत, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी हालत। अगर तुम्हें उस घर में ही रहना है तो बस थोड़ा संभल कर रहना, और जहां तक सामान रखने की बात है तुम निश्चिंत होकर रख सकते हो। अंकित ने जवाब दिया, जी अंकल जी, वैसे तो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता और मुझे लगता है कि जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आप प्लीज मेरा सामान देख लीजिए। पुष्पा, जो सतीश जी की पत्नी थी, दरवाजे के पास खड़ी यह सब सुन रही थी। जाने क्यों उन्हें अंकित कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने सतीश से कहा, सुनिए जी, मुझे वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ तो अजीब है उसमें। आपको उसका सामान रखने से मना कर देना चाहिए था। सतीश बोले, अरे भाई, वो बेचारा इतनी मुसीबत में है और तुम हो कि यह सब बातें कर रही हो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। 2 दिन बाद अंकित ने फिर दरवाजा खटखटाया। इस बार दरवाजा निशा ने खोला। अंकित ने पूछा, अंकल जी घर पर है? निशा ने जवाब दिया, क्या काम है पापा से और आप कौन हैं? अंकित ने बताया, मेरा नाम अंकित है और मेरा कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, मैं वही लेने आया हूँ। निशा ने कहा, अच्छा, तो तुम वही हो जिनका सामान पापा ने मेरे कमरे में रखा है। रुको, मैं पापा को बुलाती हूँ। निशा ने दरवाजे से ही अपने पापा को आवाज लगाई, पापा, कोई बाहर आया है। सतीश जी दरवाजे पर आए और बोले, अरे अंकित, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? अंकित बोला, बस अंकल जी, सामान लेने आया हूं। सतीश जी ने पूछा, घर की सेटिंग हो गई सारी? अंकित ने जवाब दिया, हाँ अंकल जी, वो पिछले 2 दिनों से वही काम चल रहा था। आपने देखा ही होगा, जो भी मरम्मत करवानी थी सब हो गई है। अब बस बाहर का थोड़ा सा काम बाकी है। एक बार सारा सामान शिफ्ट कर लूं, फिर वो भी हो जाएगा। सतीश जी बोले, ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हारा गुजर बसर कैसे होगा? कोई नौकरी वोकरी का सोचा है? अंकित ने जवाब दिया, जी अंकल जी, कल ही पापा के वकील का फोन आया था। उन्होंने बताया कि पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी करवाई थी। साथ ही हमारी फैक्ट्री को एक बड़ी कंपनी फाइनेंस करना चाहती है। पापा का नाम काफी मशहूर था, तो उसी के आधार पर वो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं 50% पार्टनरशिप में। इससे इनकम तो आ ही जाएगी और मैं यहीं पर
एक नया बिजनेस शुरू करने की भी सोच रहा हो। सतीश जी ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी फैक्ट्री भी बच गई और अब खुद का कुछ काम भी करोगे। ये तो बढ़िया हुआ बेटा। अंकित बोला, जी अंकल जी, अब मैं चलता हूं। और वह अपना सामान लेकर चला गया। सतीश जी दरवाजा बंद करके अंदर आ ही रहे थे कि फिर से दरवाजे की घंटी बज गई। सतीश जी ने कहा, अरे अब कौन आ गया? दरवाजा खोला तो सामने मोहम्मद भाई खड़े थे। मोहम्मद भाई ने कहा, अरे सर जी, आज ड्यूटी पर नहीं गए? सतीश जी ने जवाब दिया, नहीं यार, आज छुट्टी ली है। काफी दिन हो गए थे, छुट्टी नहीं की थी। मोहम्मद भाई बोले, अरे बढ़िया है, मतलब सुबह की चाय आपके घर होगी? सतीश जी मुस्कुराते हुए बोले, यह भी कोई कहने की बात है? पुष्पा, जरा 2 कप चाय और नाश्ता ले आना, मोहम्मद मियाँ आए हैं। पुष्पा ने चाय और नाश्ता तैयार किया और काम में लग गई। मोहम्मद भाई ने बातों बातों में पूछा, सामने वाले घर में कोई रहने आया है क्या? सतीश जी ने जवाब दिया, हाँ, अंकित नाम है उसका, बड़ा ही सुलझा हुआ लड़का है। माँ बाप 8 महीने पहले गुजर गए और किराए के घर से भी निकाल दिया गया। बस इसलिए वो अपने परदादा का घर, जो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था, अब वापस आया है। मोहम्मद भाई ने कहा, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस लड़के को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे वो हमसे बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि कोई बुरा एहसास हो या कोई खतरे वाली बात हो, लेकिन फिर भी कुछ तो है उसमें, है ना भाई साहब? पुष्पा, जो पास खड़ी थी, कहने लगी, मुझे भी ऐसा ही लगा था उसे देखकर, लेकिन इन्हें तो मेरी बातें बेमतलब की लगती है। पुष्पा अंदर से बोलती हुई बाहर आई और सतीश जी से बोली, मुझे तो वो लड़का अजीब सा लगता है, कुछ सही नहीं लग रहा। सतीश जी ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे मन में उस घर को लेकर जो शक है, उसी की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। मोहम्मद भाई बोले, हाँ यह भी हो सकता है, खैर छोड़ो, बस वो लड़का सलामत रहे। उधर अंकित अपने घर में एक लड़की की फोटो हाथ में लेकर खुद से ही बड़बड़ा रहा था। किसने सोचा था, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, और वो भी इस कदर कि मेरी दुनिया के सारे उसूल और कायदे तोड़कर मैं इस घर में यूं रहूंगा। पहले भी था इस घर में, लेकिन एक कैदी की तरह। पर तुम्हारी वजह से आज मैं आजाद हूं। अगर तुम्हारी कमीज की बटन से वो पाक धागा नहीं टूटता तो मैं आजाद नहीं होता। अनजाने में ही सही, तुमने मुझे आजादी दिलवाई है, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, लेकिन वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अंकित के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने फोटो को देखते हुए कहा, निशा, तुमसे मुझे प्यार हो गया है। मुझे पता है कि एक इंसान और एक जिन का प्यार मुमकिन नहीं हो सकता, पर मैं इसे मुमकिन बनाकर ही रहूंगा। बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी जादू के, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से अपना बनाऊंगा। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अंकित एक जिन्न था, लेकिन उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि जब से वो आजाद हुआ था तब से उसने लोगों की मदद ही की थी। उसे घर में कैद कर लिया गया था, पर अब निशा की वजह से वो फिर से आजाद हो गया था। कहा जाता है कि जब कोई जिन्न आपकी मदद करता है तो वो आपका कर्जदार बन जाता है, लेकिन अंकित का निशा के प्रति सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि मोहब्बत भी बढ़ती जा रही थी। अब 1 साल हो चला था और मोहल्ले में भी अंकित की सबसे जान पहचान हो गई थी। सतीश और मोहम्मद भी अब उसे अपनी फैमिली की तरह मानने लगे थे। अंकित का सभी के घर आना जाना था, और चूंकि वो अकेला रहता था तो सब उसका ख्याल भी रखते थे। इसी बीच अंकित और निशा का मिलना जुलना भी बढ़ गया था। अंकित तो पहले से ही निशा से मोहब्बत करता था, और शायद अब निशा भी उसे पसंद करने लगी थी। निशा की उम्र ही ऐसी थी, 17-18 साल की। इस उम्र में अक्सर दिल में अलग अलग तरह के भावनात्मक बदलाव होते हैं। पहले तो निशा को अंकित पसंद नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगी थी। अंकित की हल्की नीली आंखें उसे बहुत पसंद थी। दोनों का प्यार अब गहरा होता जा रहा था, और वे दोनों अब अक्सर साथ घूमने फिरने लगे थे। जब भी निशा और उसके परिवार पर कोई मुसीबत आती, अंकित हमेशा उनकी मदद के लिए पहुंच जाता। निशा को कभी कभी ये अजीब लगता कि अंकित कैसे हर जगह उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। एक दिन अंकित ने निशा के परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। निशा के माँ पापा को वो पहले से ही पसंद था,
इसलिए उन्होंने उसे मना नहीं किया। लेकिन सतीश जी बोले, अरे बेटा, निशा अभी 18 साल की ही तो है, इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं हो सकती। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, आपने हाँ कह दी, यही काफी है। शादी जब आप चाहें तब कर दीजिए। इस पर निशा की मां बोली, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है। निशा की शादी भले ना हो, पर सगाई तो कर ही सकते हैं। सतीश जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, निशा की मां सही कह रही हो, सगाई तो कर ही सकते हैं। मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर सगाई की तारीख पक्की कर लेता हूं। निशा ये सब सुन रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। हफ्ते भर बाद सगाई का मुहूर्त निकला। सगाई में ज्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे, बस आस पड़ोस के दोस्त और कुछ परिवार वाले ही शामिल हुए थे। मोहम्मद भाई अपनी फैमिली के साथ आए थे और सतीश जी की मदद कर रहे थे। सगाई बहुत अच्छे से हो गई और सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे सभी अपने अपने घर चले गए। बस निशा का परिवार, अंकित और मोहम्मद का परिवार वहीं रुक गया। बातें करते करते रात के 11:30 बज गए और वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक अंकित ने आईने में खुद को देखा तो उसकी आंखें चमक रही थी। उसे याद आया कि आज पूर्णिमा की रात है और पूरे चांद की रात जिन्हों की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। 12 बजे जिन्हों को कुछ समय के लिए अपने असली रूप में आना पड़ता है। 11:30 बज चुके थे। अंकित बिना कुछ कहे वहां से निकल गया और अपने घर की तरफ चला गया। लेकिन उसके अलावा एक और शख्स था जिसने उसकी चमकती हुई आंखें देख ली थी। वो और कोई नहीं, निशा की मां थी, जो चुपचाप अंकित के पीछे पीछे चल पड़ी। किसी का ध्यान इन दोनों की ओर नहीं गया। अंकित ने अपने घर में दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर लिया और सारे पर्दे भी खींच लिए, लेकिन एक पर्दा कोने से उठा रह गया। ठीक 12 बजे जब अंकित अपने असली रूप में आया, निशा की मां ने उसे देख लिया। उसका जिन्न वाला रूप देखकर वो जोर से चीखी और बेहोश होकर गिर पड़ी। चीख की आवाज सुनकर आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सतीश जी, मोहम्मद भाई और बाकी लोग भी बाहर निकल कर आए। उन्होंने देखा कि निशा की मां बेहोश पड़ी है और अंकित उनके पास बैठा पानी छिड़क रहा है। सतीश जी घबराते हुए बोले, क्या हुआ पुष्पा को? अंकित ने जवाब दिया, पता नहीं अंकल जी, मैं तो बस बाहर आया था। एक अर्जेंट कॉल आई थी जिसे सुनने के लिए बाहर गया था। तभी अचानक मुझे चीखने की आवाज सुनाई दी और जब यहां आया तो आंटी जी बेहोश पड़ी थी। सतीश और अंकित ने मिलकर पुष्पा को उठाया और अंकित के घर के अंदर ले गए। उन्होंने डॉक्टर को भी बुला लिया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, यह किसी शॉक की वजह से बेहोश हुई है, चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है, सुबह तक होश आ जाएगा। रात भर सभी वहीं रुक गए। सुबह होते ही पुष्पा को होश आ गया। निशा अपनी मां के पास बैठी थी और बोली, मम्मी आप अब ठीक हो? सतीश जी ने भी पुष्पा के पास बैठते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? कल अचानक क्या हुआ था तुम्हें? पुष्पा डरी हुई अंकित की ओर देखती है और जैसे ही कुछ कहने वाली होती है, अंकित अपने जादू से पुष्पा की कल रात की सारी यादें मिटा देता है। अब उसे कुछ याद नहीं रहता कि उसने अंकित को जिन्न बनते हुए देखा था। सतीश जी फिर से पूछते हैं, बताओ तो क्या हुआ था कल रात? पुष्पा ने थोड़ा असमंजस में कहा, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हम सब बातें कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा। सतीश जी बोले, कोई बात नहीं, ज्यादा सोचो मत, आराम करो। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही 2 साल बीत गए और अंकित की असली पहचान अभी भी सबसे छुपी हुई थी। लेकिन एक दिन मोहम्मद भाई के घर एक बाबा आए। बाबा का चेहरा बेहद शांत और रूहानी था। मोहम्मद भाई ने सतीश जी और उनके परिवार को भी बुलाया बाबा से मिलने के लिए और अंकित को भी। मोहम्मद भाई ने सतीश जी से कहा, सतीश भाई, ये बाबा हमारे गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में एक बहुत पुरानी दरगाह है, पीर बाबा की। बाबा वहीं रहते हैं और वर्षों से पीर बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। जब हम छोटे थे और गांव में रहते थे तो बाबा से मिलने मजार पर जाया करते थे। आजकल किसी काम से शहर आए थे तो मुझसे मिलने आ गए। सोचा आपसे भी मिलवाता चलो। सभी ने बाबा को प्रणाम किया। तभी मोहम्मद भाई बोले, अरे अंकित नहीं आया अभी तक, उसे भी बाबा से मिलवा देते।
सतीश जी ने कहा, हाँ, उसे तो फोन कर दिया था, आता ही होगा। तभी अंकित दरवाजे पर आ गया। सतीश ने दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अंकित आ गया। अंकित जैसे ही अंदर आया, बाबा को देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी छा गई। बाबा ने भी उसे देखते ही पहचान लिया कि वह इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। मोहम्मद ने अंकित की पहचान बाबा से कराई। ये सतीश भाई का होने वाला दामाद है। अंकित ने बाबा को घूर कर देखा और बिना कुछ बोले घर से बाहर जाने लगा। तभी बाबा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, रुको। बाबा की आवाज में गुस्सा सुनकर सभी लोग थोड़े परेशान हो गए। मोहम्मद भाई ने पूछा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा, कुछ नहीं, तुम सब यहां से जाओ, मुझे इस लड़के से अकेले में बात करनी है। मोहम्मद भाई ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन बाबा। बाबा ने फिर से कहा ना, सभी बाहर जाओ, और जब तक मैं न कहूं कोई अंदर नहीं आएगा। सभी लोग बाहर चले गए। अब घर के अंदर सिर्फ बाबा और अंकित रह गए थे। बाबा ने अंकित की तरफ देखते हुए कहा, तू इंसानों के बीच क्या कर रहा है? देख, मैं जानता हूं तू एक जिन्न है, इंसान नहीं। बता, क्या मकसद है तेरा? और मैंने सुना है कि तू उस लड़की से शादी करने वाला है। जानता है ना, एक जिन्न और इंसान का मिलन क्या मतलब रखता है? अंकित ने कहा, बाबा, मेरा कोई गलत मकसद नहीं है। मैं उस लड़की से सच्चा प्यार करता हूं। मैं पिछले 13 सालों से उस घर में कैद था, बिना किसी गलती के। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी मुझे कैद कर दिया गया। उस लड़की ने मुझे आजाद किया और मैं उसका कर्जदार हूं। मैंने वादा किया है कि हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। आप भी जानते हैं कि जिन्न अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ते। बाबा ने गंभीर होते हुए कहा, देख, मैं जानता हूं तू एक नेक दिल जिन्न है, इसलिए तेरे से बात कर रहा हूं, वरना अब तक तुझे राख में मिला चुका होता। लेकिन तू ये नहीं समझता कि एक जिन्न और इंसान का मिलन अल्लाह के बनाए नियमों के खिलाफ है। अंकित ने दृढ़ता से कहा, बाबा, आप चाहे तो मुझे अभी राख में मिला सकते हैं, लेकिन उस लड़की को मैं नहीं छोड़ सकता। उसकी हिफाजत का वादा किया है मैंने, और उससे सच्चा प्यार करता हूं। मुझे पता है कि जिन्हों की दुनिया के नियम इस प्यार को मंजूर नहीं करते, लेकिन जो भी सजा होगी मैं मंजूर करूंगा, पर मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ये एक जिन्न का वादा है। बाबा ने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है, तेरी बातों में सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन अगर तेरे और उस लड़की के बीच मिलन हुआ और अगर उसकी कोख भारी हो गई तो तेरी औलाद उसकी सच्चाई सबके सामने ला देगी। तब मैं भी तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए समय रहते यहां से चला जा। अंकित ने कहा, अगर मेरी सच्चाई जानने के बाद निशा मुझे अपनाने से मना कर देगी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। आप वादा करो बाबा, आप मेरी सच्चाई किसी से नहीं बताएंगे। बाबा ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तेरी सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तू सच में उस लड़की से शादी करना चाहता है तो 10 दिन के अंदर शादी कर ले, और शादी के बाद अगले 15 दिनों तक उसके करीब नहीं जाएगा। 16वें दिन जब पूर्णिमा की रात होगी, तब तू अपने असली रूप में उस लड़की से मिलन करेगा। तभी तेरी जादुई ताकत का एक हिस्सा उस लड़की में समा जाएगा और वो तेरी औलाद को धारण करने लायक हो जाएगी। अगर तू ये सब कर पाया तो तेरा बच्चा इंसानों जैसा होगा और उसमें जिन्न के गुण नहीं होंगे। इसके बाद तेरी सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर तू जो मैंने कहा वो नहीं कर पाया तो तेरी औलाद में जिन्न की शक्तियां होंगी और वो तेजी से बढ़ेगा। 9 महीने की जगह 5 महीने में ही इस दुनिया में आ जाएगा। ख्याल रखना, 25 दिन बाद पूर्णिमा की रात ही मिलन होना चाहिए। ये मौका 11 सालों में एक बार आता है। अगर इस बार चूक गया तो फिर अगले 11 साल बाद मिलेगा। अगर तू जिंदगी भर उस लड़की के साथ रहना चाहता है बिना अपनी सच्चाई सामने लाए तो यही वक्त है। उधर बाहर सभी लोग परेशान थे कि बाबा ने अंकित को अकेले में क्यों बुलाया। ऐसी क्या बात हो गई जो बाबा अकेले में अंकित से बात कर रहे थे। बाबा ने थोड़ी देर बाद सभी को अंदर बुलाया। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, उन्होंने खुद ही कहना शुरू कर दिया, अंकित एक बहुत अच्छा लड़का है, बस मुझे इसके आसपास किसी अनजान ताकत का आभास हुआ था, इसलिए मैंने इसकी नजर उतारने के लिए इसे अकेले में बुलाया था। अगर मैं ये सब पहले बता देता तो नजर उतारने में वो ताकत रुकावट डाल सकती थी, इसलिए बिना किसी को बताए ये करना जरूरी था। बाबा की बातें सुनकर सभी मान गए और फिर बाबा ने कहा,
अगर हो सके तो इन दोनों बच्चों की शादी अगले 10 दिनों के अंदर ही करवा दो, इससे बहुत अच्छा होगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। सतीश जी थोड़े झल्लाते हुए बोले, अरे ये कैसे हो सकता है, ऐसे अचानक 10 दिनों में शादी करवा दें? निशा अभी सिर्फ 19 साल की है, इतनी जल्दी शादी कैसे करवा सकते हैं? और बाबा बस कहकर चले गए कि शादी करवाओ। मोहम्मद भाई समझाने लगे, सतीश भाई, बाबा बहुत बड़े ज्ञानी है, उनकी शक्तियों को मैंने खुद देखा है। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। सतीश जी ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन निशा अभी छोटी है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी शादी के लिए तैयार होगी। पुष्पा बोली, एक बार उससे पूछ लेते हैं, क्या कहती है? वैसे भी शादी अब हो या 2 साल बाद, करनी तो अंकित से ही है। और अगर बाबा ने कहा है तो कुछ अच्छा सोचकर ही कहा होगा। मोहम्मद भाई ने हामी भरते हुए कहा, हाँ सतीश भाई, बाबा कुछ भी बिना मतलब के नहीं कहते, बाकी आपकी मर्जी है। सतीश जी ने अंकित की तरफ देखा और कहा, अंकित, तुम्हें क्या लगता है? अंकित ने विनम्रता से कहा, अंकल जी, जैसा आप सब तय करेंगे मुझे वही मंजूर होगा। अगर आप निशा की आगे की पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं तो शादी के बाद भी मैं उसे पढ़ाई से मना नहीं करूंगा। मेरा काम भी अब अच्छा चल पड़ा है तो उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हो। अगर आप और निशा की मर्जी हो तो ही आप शादी के लिए सोचिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हालांकि अंकित ने यह बात कह दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी चाहता था कि इन 10 दिनों में शादी हो जाए। मोहम्मद भाई फिर से बोले, सतीश भाई, शादी अब करो या 2 साल बाद, करनी तो है ही। और वैसे भी निशा कोई दूर नहीं जा रही, सामने वाली घर में ही तो जा रही है। सतीश जी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, एक बार निशा से भी पूछ लेते हैं। सतीश जी ने निशा को बुलाकर कहा, बेटा तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? निशा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, पापा मैं क्या बोलूं, जैसा आप सबको सही लगे वैसा ही कीजिए। लेकिन मन ही मन वो भी यही चाह रही थी कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। वो भी अब इंतजार नहीं कर पा रही थी कि कब उसकी शादी अंकित से हो और दोनों साथ रह सकें। सतीश जी बोले, ठीक है, अगर तुम सबको सही लगता है तो मैं हमारे पंडित जी से बात करके देखता हूं। जब तक पंडित जी से बात नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं करेंगे। सतीश जी ने पंडित जी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, पंडित जी अब आप बताइए क्या किया जाए? पंडित जी ने जवाब दिया, देखो बेटा, बाबा जी बहुत ज्ञानी होंगे, उन्होंने जो 10 दिन का समय बताया है वो बहुत शुभ है। इन 10 दिनों में ऐसा संयोग बन रहा है जो सालों में एक बार ही आता है। अगर इन 10 दिनों में शादी होती है तो जिंदगी में हमेशा खुशियां भरी रहेंगी। सतीश जी ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा, लेकिन पंडित जी, निशा तो अभी 19 साल की है। पंडित जी ने समझाया, बेटा शादी कब होनी है ये हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। और निशा की कुंडली में भी कम उम्र का ही योग बन रहा है। वैसे भी ये 10 दिनों का शुभ योग 11-12 साल बाद ही फिर से बनेगा। मैं तो कहता हूं शादी करवा दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। सतीश जी ने पंडित जी से बात खत्म करते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, नमस्ते। उधर घर में पुष्पा ने पूछा, सुनिए जी, पंडित जी ने क्या कहा? सतीश जी ने कहा, वो भी यही कह रहे हैं कि सालों बाद यह मुहूर्त आया है। अगर आने वाले 10 दिनों में शादी हो गई तो बहुत ही शुभ होगा। मोहम्मद भाई मुस्कुराते हुए बोले, देखा भाई, मैंने कहा था ना, बाबा कुछ भी बिना मतलब के नहीं कहते। अब चलो शादी की तैयारियां शुरू करो। सतीश जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, मैं भी यूं ही परेशान हो रहा था। वैसे भी हमारी बेटी कहाँ दूर जा रही है, सामने वाले घर में ही तो जा रही है। सतीश जी भावुक होते हुए निशा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो रही है और पता भी नहीं चला। निशा भी अपने पापा के गले लग जाती है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीचे खड़े सभी लोग भावुक हो जाते हैं। खुशी के आंसू जो हर माता पिता की आंखों में अपनी बेटी की विदाई के वक्त आ ही जाते हैं। अंकित ने भी चैन की सांस ली। आखिरकार उसकी मोहब्बत उसे मिलने वाली थी। निशा ने अंकित की तरफ देखा और अंकित ने उसकी तरफ। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। वे दोनों अब जल्द ही एक हो जाने वाले थे, वो भी कानूनी और सामाजिक रूप से।
अंकित ने निशा को इशारे से बुलाया और ऊपर के कमरे में चला गया। निशा भी सबकी नजरें चुराकर धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चली गई। नीचे सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। ऊपर निशा और अंकित एक दूसरे के सामने खड़े थे। निशा अंकित को देखकर अचानक शर्मा गई और अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। अंकित उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे निशा, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? निशा शर्माते हुए बोली, क्योंकि अब हम पति पत्नी बनने जा रहे हैं। अंकित ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम नहीं जानती निशा, कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरा बस चलता तो कब की तुमसे शादी कर ली होती। बहुत प्यार करता हूं तुमसे निशा। तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी दुनिया के सारे नियम, सारे कायदे तोड़कर तुमसे प्यार किया है। निशा थोड़ी हैरान होकर हंसते हुए बोली, अपनी दुनिया के नियम? मतलब तुम एलियन हो? और जोर से हंसने लगी। हंसते हुए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अंकित उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी यह हंसी मुझे बहुत पसंद है। तभी अचानक निशा ने अंकित को धक्का देकर पीछे कर दिया। अंकित हक्का बक्का होकर बोला, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों धक्का दिया? निशा थोड़ा घबराई हुई आवाज में बोली, तुम्हारी आंखें क्यों चमक रही थी? ये क्या हो रहा है? निशा की घबराहट देखकर अंकित को बाबा की बात याद आई कि पूरे चांद की रात से पहले वो निशा के करीब नहीं आ सकता। उसने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, अरे तुमने नोटिस किया? मैं तो तुम्हें बताने वाला था कि मैंने नए कॉन्टैक्ट लेंस लिए हैं, बस उन्हें पहनकर चेक कर रहा था। शायद लाइट की वजह से वो थोड़ा ज्यादा चमक रहे थे। मैंने भी पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब समझ आया। अंकित ने यह कहानी बनाकर निशा को समझाने की कोशिश की और निशा उसकी बातों में आ भी गई। इधर नीचे शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। दिन बीतते गए और वो खास दिन भी आ गया जिस दिन उनकी शादी होनी थी। मंडप में अंकित बड़ी बेसब्री से निशा का इंतजार कर रहा था। जब निशा लाल जोड़े में सजी संवरी मंडप में आई तो वो ऐसी लग रही थी मानो चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। उसकी माँ उसकी सुंदरता की तारीफें करते नहीं थक रही थी और पापा बस नम आंखों से अपनी बेटी को निहार रहे थे। निशा ने अंकित के पास आकर बैठते हुए एक नजर उसे देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। शादी की सभी रस्में विधिवत पूरी हो गईं। विदाई का समय आया तो निशा की माँ, पापा, मोहम्मद भाई और पूरा परिवार नम आंखों से उसे विदा कर रहे थे। हालांकि वो सामने वाले घर ही जा रही थी, लेकिन बेटी की विदाई हर माता पिता के लिए भावुक पल होता है। विदाई के बाद निशा और अंकित अपने नए घर की ओर चले गए। वहां पहुंचते ही दोनों घर के अंदर गए और निशा अपने कमरे में बैठी सोचने लगी। वह थोड़ी नर्वस थी, सोच रही थी, आज वेडिंग नाइट है, बस थोड़ा रिलैक्स कर लो, सब ठीक होगा। अंकित भी उसके पास आकर बैठ गया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की उम्मीद में मुस्कुराते हुए हाथ थाम लिया। निशा अपने आप से ही बातें कर रही थी, मैं इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ? मुझे तो खुश होना चाहिए कि मेरी शादी मेरी पसंद के इंसान से हो रही है। तभी अंकित कमरे में आता है। उसे देखकर निशा फिर से नर्वस हो जाती है। अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सारी रस्मों और तैयारियों में थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो और सो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। इतना कहकर अंकित निशा के माथे को प्यार से चूमता है और कपड़े बदलने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब अंकित बाहर आता है तो देखता है कि निशा ने अभी तक कपड़े नहीं बदले। वह हंसते हुए कहता है, अरे निशा, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? निशा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्या बताऊं, सारा सामान तो मम्मी वाले घर में रह गया, यहां पहनने को कुछ भी नहीं है। अंकित सिर खुजलाते हुए कहता है, अरे सॉरी, ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गया, लेकिन 2 महीने पहले मैंने तुम्हारे लिए एक नाइट ड्रेस खरीदी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। निशा मुस्कुराते हुए पूछती है, अच्छा, लेकिन कैसी ड्रेस है? अंकित थोड़ा झिझकते हुए कहता है, वो थोड़ी मतलब नहीं, काफी छोटी है, तुम खुद ही देख लो। अंकित नाइट ड्रेस लेकर आता है। निशा उसे देखकर हंसते हुए कहती है, ये क्या है? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम एक है ना। ऐसा कहकर निशा ड्रेस पहनने चली जाती है। जब निशा बाहर आती है तो अंकित उसकी तरफ देखता रह जाता है। निशा भी उसके इस आकर्षण को महसूस करती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते हैं।
लेकिन जैसे ही अंकित निशा के करीब जाने लगता है, उसे बाबा की बात याद आ जाती है। वह अचानक रुक जाता है और पीछे हट जाता है। निशा थोड़ी हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ अंकित? अंकित झूठ मूठ कहते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं, बस माँ पापा से बात करते समय एक रस्म के बारे में सुना था। हमारे घर में शादी के 15 दिनों तक दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। निशा थोड़ी चौंकते हुए कहती है, ऐसी रस्म मैंने तो कभी नहीं सुना। अंकित कहता है, मुझे भी नहीं पता था, माँ से ही सुना। ये रस्म इसलिए होती है ताकि लड़के और लड़की की आने वाली संतान बुरी शक्तियों से बच सकें। निशा थोड़ी गंभीर होकर कहती है, अच्छा, अगर माँ ने कहा है तो कुछ तो वजह होगी। वैसे भी हर परिवार की अपनी अपनी रस्में होती है। कोई बात नहीं, वेडिंग नाइट तो 15 दिनों बाद भी मनाई जा सकती है। निशा की इस बात पर अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अच्छा, अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई हो। वैसे भी कहीं मेरा इरादा न बदल जाए और 15 दिन का इंतजार न कर पाऊं। ऐसा कहकर अंकित निशा को छेड़ता है और दोनों हंसने लगते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। अंकित, जो असल में एक जिन्न था, को रात के समय अपनी नमाज अदा करनी होती थी। वो चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर नमाज पढ़ने चला गया। इधर निशा की अचानक नींद खुल जाती है। वह देखती है कि अंकित कमरे में नहीं है और बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। थोड़ी डरी हुई निशा उठकर उन आवाजों की तरफ बढ़ती है। उसे लगता है कि आवाजें दूसरे कमरे से आ रही है। वह हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही दरवाजा खोलने को होती है, किसी का हाथ उसके कंधे पर आ जाता है। निशा घबरा जाती है और बिना मुड़े जोर से चिल्लाने लगती है, भूत, भूत। अचानक पीछे से आवाज आती है, निशा, क्या हुआ? कौन सा भूत? क्यों चिल्ला रही हो? निशा रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि अंकित खड़ा है। उसे देखते ही निशा तुरंत उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वह रोते रोते कहती है, अंकित, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। अंकित उसे प्यार से संभालते हुए कहता है, अरे बाबा, मैं तो बस किचन में कुछ खाने चला गया था। भूख लग रही थी, लेकिन तुम कब जागी और उस कमरे की तरफ क्यों जा रही थी? निशा थोड़ा सहमी हुई कहती है, मुझे उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे लगा तुम हो, इसलिए। अंकित हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो। उस कमरे में कोई नहीं है। चलो अब जाकर अपने रूम में सो जाओ। निशा कमरे की तरफ चली जाती है और अंकित राहत की सांस लेते हुए उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंकित और निशा के बीच 15 दिन का समय धीरे धीरे बीत जाता है। आज वो दिन आ गया था जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था। निशा बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब वो और अंकित करीब आ सके, लेकिन अंकित उसे छेड़ते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर और बाकी है निशा। निशा थोड़ी नाराज होते हुए कहती है, कितनी देर और अंकित? कितना इंतजार करूंगी? तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। ये कितना मुश्किल है, तुम जानते भी हो। अंकित मुस्कुराते हुए कहता है, थोड़ा और सब्र कर लो निशा, आधी रात होते ही हम एक हो जाएंगे। आखिरकार आधी रात हो जाती है। दोनों के मिलन का समय आ गया था, लेकिन अंकित अचानक गंभीर हो जाता है। वह निशा का हाथ पकड़कर कहता है, निशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक सच है जो तुम्हें बताना चाहता हूं। निशा उसे उत्सुकता से देखती है और कहती है, हाँ बोलो ना अंकित। अंकित की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, पहले तुम वादा करो निशा, मेरा सच जानने के बाद भी तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। निशा थोड़ी हैरान होती है, लेकिन हंसते हुए कहती है, अरे बोलो तो सही, मैं तुमसे वादा करती हूं। अंकित गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं इंसान नहीं हूं निशा, मैं एक जिन हूं। मैं तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहता था, इसलिए आज तुम्हें सब सच बता रहा हूं। निशा हंसते हुए कहती है, क्या? तुम ये क्या मजाक कर रहे हो अंकित? जिन विन कुछ नहीं होते। तुम हमेशा कुछ नया लेकर आते हो मुझे तंग करने के लिए। अंकित गंभीर होकर कहता है, निशा, ये मजाक नहीं है, मैं सच में जिन हूं। अगर मैं तुम्हें पूरे चांद की रात में अपने असली रूप में मिलन करता हूं, तो हमारी संतान एक आम इंसान की तरह जन्म लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी संतान भी एक जिन पैदा होती। मैं चाहता था कि तुमसे बिना कुछ छुपाए ही तुम्हें अपना बनाऊं।
इतना कहते ही अंकित अपने असली रूप में आ जाता है। निशा की हंसी एक पल में डर में बदल जाती है। वह जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अंकित निशा के बेहोश होते ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है। पूरी रात वह उसके पास बैठा रहता है, उसका हाथ पकड़े हुए। अंकित को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जिन है, उसे सिर्फ निशा की फिक्र थी। सुबह होते ही निशा को होश आता है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है और अंकित को अपने असली रूप में देखती है, वह घबराकर दूर हट जाती है। उसकी आवाज कांपती हुई होती है, दूर रहो मुझसे, तुमने मुझसे धोखा किया, मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अंकित उसकी बात सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो निशा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुम जो भी सजा दोगी मैं उसे कबूल कर लूंगा। निशा गुस्से में कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी सच्चाई ये होगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, फिर देखती हो तुम कैसे बचते हो। इतना कहकर निशा जाने लगती है, लेकिन अंकित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, निशा प्लीज ऐसा मत करो। माना मैं तुम जैसा नहीं हो, लेकिन मेरे जज्बात और मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। तुम चाहो तो मेरी सच्चाई सबको बता दो, लेकिन मुझसे नफरत मत करो। मैं अपने जिन्हों की दुनिया के सारे असूल तोड़कर तुम्हारे पास आया हूं, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। निशा गुस्से से कहती है, बस करो, और कितना झूठ बोलोगे। तुम्हारा तो अस्तित्व ही झूठा है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अंकित निराश होकर कहता है, ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। अगर मैं इतना बड़ा बुरा इंसान होता तो उस दिन जब मोहम्मद चाचा के घर बाबा आए थे, तब उन्होंने मेरी सच्चाई क्यों नहीं बताई। निशा थोड़ी रुकती है और हैरानी से पूछती है, कहना क्या चाहते हो तुम। अंकित ने बात शुरू की, जैसे तुम्हारे इंसानों में कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे, वैसे ही हमारी जिन्हों की दुनिया में भी कुछ जिन अच्छे होते हैं और कुछ शैतानी होते हैं। अगर मैं बुरा होता तो वो बाबा मुझे उसी वक्त राख में बदल देते। उन्होंने मेरी सच्चाई मेरे अंदर देखी और तभी मुझे अकेले में ठहरने को कहा था। मैं एक सच्चा जिन्न हूं और एक दिन अल्लाह के किसी भी नेक बंदे के सामने झूठ नहीं बोल सकता, चाहे वो नेक हो या बुरा। इसलिए मैं बाबा से झूठ नहीं बोल सकता था। अगर मेरे अंदर बुराई का कोई अंश होता तो क्या वो हमारी शादी को 10 दिनों में होने की इजाजत देते। उन्होंने तो मुझे धुएं में बदलकर यहां भेजा था, और अगर मुझे कुछ गलत करना होता तो अब तक मैं कर चुका होता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर मुझे जिन्हों की दुनिया के सबसे खतरनाक जहन्नुम में भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, पर तुम मुझसे नफरत करके खुद से अलग मत करो। मुझे पता है कि शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने अपनी सच्चाई तुमसे छिपाई थी। हाँ, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मैंने अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम चाहो तो सबको बता दो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन एक बार सोच लो कि क्या मैंने तुमसे प्यार करके कोई गुनाह किया है। अगर यह गुनाह है तो तुम हर वादे से, हर रिश्ते से आजाद हो। कहते हुए अंकित रोने लगा और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। निशा ये सब सुन रही थी। उसकी नजरें अंकित की नम आंखों पर टिकी हुई थी। उन आंखों में उसे सिवाय सच्चाई के कुछ नजर नहीं आया। निशा ने समझ लिया था कि अब उसे क्या करना है। वो दौड़कर अंकित के गले लग गई और बोली, तुम्हें क्या लगा मैं इस बात से नाराज हूं कि तुम जिन्न हो? नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छिपाई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिन्न हो या इंसान, लेकिन कल रात जब तुम जिन्न के रूप में मेरे सामने आए तो मैं डर गई थी और सोचने समझने की हालत में नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं सच कह रही हूं, तुमसे अच्छा साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। कल रात को तुमने अपनी पूरी जिंदगी का सच मुझसे छिपा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो जिन्न हो या इंसान। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंकित निशा की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उसे अपने गले से लगा लिया। उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और बिना किसी झूठ के एक नए रिश्ते की शुरुआत की। अगले दिन अंकित ने निशा को एक पैकेट दिया। निशा ने पूछा, इसमें क्या है? अंकित ने कहा, खुद देख लो। निशा ने पैकेट खोला तो उसमें 2 टिकटें थी।
उसने पूछा, ये किसकी टिकट है? अंकित ने जवाब दिया, ये हमारे हनीमून की है। निशा खुशी से बोली, हम घूमने जाएंगे? और बहुत उत्साहित हो गई। अंकित ने कहा, हाँ, हम जर्मनी जाएंगे। निशा ने कहा, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा होगा ना। अंकित ने हंसते हुए कहा, तुम भूल गई कि तुम्हारा पति एक जिन्न है और उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। तुम्हें किस बात की टेंशन है? निशा ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, किसी के सामने ये मत कहना कि तुम कौन हो। अगर किसी ने सुन लिया तो तुम जानते हो क्या होगा, और मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहती। अंकित ने वादा किया, अब ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, सॉरी। निशा ने कहा, ठीक है, लेकिन हम जर्मनी नहीं जाएंगे बल्कि शिमला जाएंगे। मेरा सपना है कि एक बार शिमला घूमने जाऊं। अंकित ने कहा, जैसा आप चाहें, हमें जगह से क्या लेना देना, बस जहां तुम खुश हो मैं भी वही खुश हूं। निशा ने कहा, अच्छा ठीक है, कब चलना है? अंकित ने जवाब दिया, कल सुबह की फ्लाइट है। निशा ने कहा, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, चलो जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। अंकित ने हंसते हुए कहा, किसने कहा कि कपड़े नहीं है? निशा ने कहा, सब भारी भरकम सूट है, वो मैं नहीं पहन सकती। अंकित ने हवा में हाथ घुमाया और सामने कई कपड़े प्रकट हो गए। निशा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हुआ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंकित हंसते हुए बोला, अब इन सब की आदत डाल लो, मैं तुम्हें हर वो चीज लाकर दूंगा जो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी, बस एक चुटकी में सब हाजिर कर दूंगा। निशा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ही है कि तुम जिन्न हो, मेरा तो फायदा ही फायदा है। अंकित छेड़ते हुए बोला, अरे कल तो मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, अब क्या हुआ? निशा ने शर्माते हुए जवाब दिया, वो तो बस मैं घबरा गई थी, छोड़ो ये सब, अब मैजिक से शॉपिंग हो गई तो अब बैग भी पैक करा दो। अंकित ने मजाकिया लहजे में कहा, जैसा हुक्म आपकी मल्लिका। दोनों खुशी खुशी सामान पैक करने लगे और अगले दिन सभी से मिलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। शिमला पहुंचते ही दोनों ने होटल में अपना सामान कमरे में रखा, फ्रेश होकर खाना ऑर्डर किया। निशा ने थकान भरी आवाज में कहा, मैं बहुत थक गई हूं, फ्लाइट तो ठीक थी, लेकिन ये बस का गोल गोल घूमता रास्ता, मेरे तो चक्कर आने लगे। अंकित ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम खाना खाकर आराम कर लो, सुबह उठकर घूमने चलेंगे। निशा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सच में, खाना आ जाए और फिर बस सो जाना है। दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन उन्होंने पूरा दिन शिमला में घूमने और शॉपिंग करने में बिताया। जब शाम को वे होटल के कमरे में लौटे तो निशा कमरे की साज सज्जा देखकर हैरान रह गई। कमरा कैंडल लाइट और बैलून से सजा हुआ था। निशा ने उत्सुकता से पूछा, ये किसने किया? अंकित ने हंसते हुए कहा, और कौन करेगा? निशा ने फिर पूछा, लेकिन कब? तुम तो मेरे साथ ही थे। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह होटल वालों को कहा था कि शाम तक रूम को सजा देना, और देखो उन्होंने कर दिया, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। निशा ने खुश होते हुए कहा, यह बहुत अच्छा लग रहा है अंकित, थैंक यू। अभी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अंकित ने रूम सर्विस को कॉल किया और वे शैंपेन की बोतल और गिफ्ट्स लेकर आ गए। निशा ने खुशी से पूछा, इतना सब कुछ किस खुशी में? अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? अंकित ने गिफ्ट बॉक्स निशा को दिया। निशा ने जब बॉक्स खोला तो उसमें एक प्यारी सी ड्रेस थी। निशा ने हैरानी से कहा, यह क्या है? अंकित ने मजाक में कहा, जूते हैं, देख नहीं रही? निशा हंसते हुए बोली, ड्रेस है, लेकिन ये तो नई ड्रेस नहीं लग रही। अंकित ने शरारत भरे अंदाज में कहा, यार इतनी प्यार से लेकर आया था, सोचा था कितनी अच्छी लगोगी इसमें, अगर पसंद नहीं तो फेंक दो। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा गुस्सा क्यों होते हो, मैं अभी पहन कर आती हूं। फिर निशा ने दूसरा गिफ्ट खोला जिसमें एक गोल्ड रिंग और एक गोल्ड चैन थी जिसमें दोनों की तस्वीर लगी हुई थी। निशा ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत सुंदर है। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छा लगा। अंकित ने निशा को रिंग और चैन पहना दी और निशा भावुक हो गई। जब तक निशा ड्रेस चेंज कर रही थी तब तक अंकित ने बेड के सामने टेबल पर शैंपेन की बोतल सजाकर रख दी। जब निशा बाहर आई तो अंकित उसे देखता ही रह गया। निशा ने हंसते हुए पूछा, कैसी लग रही हो? अंकित ने प्यार से कहा,
जैसा मैंने सोचा था, एकदम खूबसूरत। निशा शर्मा गई। अंकित ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे बैठाकर शैंपेन के गिलास में शैंपेन भरी। दोनों ने एक साथ सिप किया। फिर अंकित ने रोमांटिक म्यूजिक लगा दिया और निशा के सामने घुटनों पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के और करीब आ गए। आज एक अजीबोगरीब मुलाकात हुई, जिसमें एक जिन्न और एक इंसान के बीच का रिश्ता आकार ले रहा था। वो रात उनके मिलन की गवाह थी और अगली सुबह उनके जीवन की एक नई शुरुआत का आगाज। निशा अब भी गहरी नींद में थी और अंकित उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे निशा अब उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जब निशा जागी तो अंकित को सामने देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। दोनों अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थे। अपने हनीमून के कुछ दिन बाद वे जयपुर लौट आए। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को वो तोहफे दिए जो वे उनके लिए लाए थे। परिवार से मिलकर वे बेहद खुश थे और आखिरकार अपने घर लौटे। घर पहुंचते ही अचानक निशा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टियां और चक्कर आने लगे। अंकित घबरा गया। उसने अपने जादू से निशा को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। जादू की नाकामी ने अंकित को हैरत में डाल दिया। फिर वह फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने निशा का मुआयना किया। अंकित चिंतित होकर पूछने लगा, डॉक्टर साहब, निशा ठीक तो है ना? उसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। इस स्थिति में कभी कभी कमजोरी और चक्कर आना आम बात है। अंकित थोड़ा उलझन में बोला, मतलब? डॉक्टर ने जवाब दिया, आपकी पत्नी गर्भवती है? यह सुनकर अंकित की सांसें तेज हो गईं। डॉक्टर के जाने के बाद अंकित ने निशा के पास जाकर बताया, तुम प्रेग्नेंट हो? निशा ने खुशी के साथ कहा, अरे ये तो खुशी की बात है। लेकिन अंकित गंभीरता से बोला, निशा, हमारी शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और तुम 4 हफ्ते की गर्भवती हो। निशा ने हक्का बक्का होकर कहा, क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? अंकित ने गंभीरता से कहा, यह मजाक नहीं है, डॉक्टर ने यही कहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें बाबा की बात माननी चाहिए थी। उन्होंने कहा था कि हमारा मिलन सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही हो सकता है, लेकिन हमने अनजाने में ये नियम तोड़ दिया। मुझे अभी बाबा से मिलना होगा। अंकित ने जल्दबाजी में घर छोड़ दिया और निशा पीछे से आवाज लगाती रह गई। अंकित सीधे मोहम्मद चाचा के पास पहुंचा और उनसे बाबा से मिलने की गुहार लगाई। मोहम्मद चाचा ने कहा, अरे क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा से क्यों मिलना चाहते हो? अंकित ने संजीदगी से कहा, चाचा, कुछ बहुत जरूरी बात है। कृपया बाबा से बात करके उन्हें बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद मोहम्मद चाचा ने बताया कि बाबा 3 दिन बाद जयपुर आएंगे। अंकित ने चाचा को धन्यवाद दिया और वापस घर चला गया। 3 दिन बाद जब बाबा आए तो अंकित उन्हें अपने घर ले गया। बाबा ने पूछा, कहो अंकित, क्यों बुलाया मुझे? अंकित ने घबराते हुए सब कुछ बाबा को बता दिया। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये तुमने क्या कर दिया? अंकित, मैंने तुम्हें साफ साफ समझाया था कि जिन्न होने के नाते तुम्हारा मिलन केवल पूर्णिमा की रात को हो सकता है, लेकिन तुमने ये नियम तोड़ा। अब तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इससे क्या मुसीबतें आने वाली है। बाबा ने बताया, गैर वक्त मिलन की वजह से तुम्हारा एक हिस्सा निशा की कोख में आकार ले चुका है। अगर मेरी बात मानी होती तो बच्चा सामान्य होता, लेकिन अब यह बच्चा जिन्न की शक्तियों के साथ पैदा होगा। यही कारण है कि यह बच्चा इतनी जल्दी बढ़ रहा है। इस समय उसे अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो 4 हफ्तों का हो चुका है और इसका जन्म भी 9 महीने की बजाय 5 महीने में हो जाएगा। बाबा ने आगे चेतावनी दी, ये तो बस शुरुआत है। जो आगे होने वाला है उसके लिए तैयार रहो। जिन्नात की दुनिया के खिलाफ जाकर तुमने अपनी मोहब्बत को अपनाया है, लेकिन इस गलती की सजा अब तुम्हें और निशा को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हां, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो कोई भी सजा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बाबा ने फिर समझाया, जिन्नात की दुनिया के नियमों के मुताबिक अगर किसी जिन्न और इंसान का मिलन होता है तो उनकी पहली औलाद जिन्नात की दुनिया का बादशाह या मलिका बनेगी। इसका मतलब है कि तुम्हारा बच्चा जिन्नात की दुनिया पर हुकूमत करेगा।
तुम्हारे द्वारा की गई उस चूक का कारण मैं समझाता हूँ। जब मैंने कहा था कि पूर्णिमा की रात को ही यदि तुम्हारा मिलन होता है तो तुम्हारी संतान एक सामान्य इंसान के रूप में जन्म लेगी और उसका जिन्नात की दुनिया से कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हारी संतान जिन्न की शक्तियों के साथ जन्म लेगी और वही संतान जिन्नात की दुनिया पर हुकूमत करेगी, जिसे बाकी जिन्न कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। सदियों से जिन्नात इस ताकत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसे एक बच्चे के हाथों में इतनी आसानी से नहीं आने देंगे। बाबा ने गंभीर स्वर में आगे कहा, जो जिन्न अल्लाह को खुद से ऊपर मानते हैं उनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, परंतु यहाँ पर अच्छे जिन्नों की तुलना में बुरे जिन्नों की संख्या अधिक है। वे हर हालत में तुम्हारी संतान को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। सामने बैठी निशा भी बाबा की बातों को गंभीरता से सुन रही थी। अंकित ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बाबा, क्या कोई रास्ता है? मैं निशा और अपनी संतान को खोना नहीं चाहता। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई रास्ता तो नहीं है, मेरे पास अब सिर्फ अल्लाह की ही आस है। तुम्हें अपनी बीवी की हर हालत में हिफाजत करनी होगी ताकि कोई भी बुरी ताकत उसे नुकसान न पहुंचा सके। इसके साथ ही तुम्हें दोनों मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें अपने पीर बाबा की दरगाह पर ले चलूंगा, वहां कोई जिन्न अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। अंकित ने घबराते हुए पूछा, लेकिन बाबा, बाकी सबको हम क्या कहेंगे? जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वे क्या करेंगे? बाबा ने समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, माना कि तुम एक जिन्न हो पर नेक भी हो, मैं सबको समझा दूंगा। बाबा निशा और अंकित को निशा के घर लेकर गए, जहां उसके माता पिता और मोहम्मद भाई को भी बुलाया गया। अंकित की सच्चाई जानकर सभी घबरा गए। निशा के पिता ने गुस्से में कहा, बाबा, आपने इसे यहां क्यों लाया? इसने हमारी बेटी की जिंदगी खतरे में डाल दी है। आप इसे अपने मंत्रों से फूंक दीजिए और हमारी बेटी की कोख में पल रहे जिन्न को गिरवा दीजिए। हम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। निशा ने दृढ़ता से कहा, नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अंकित ने मुझसे शादी के तुरंत बाद ही सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता था कि हमारे एक होने पर क्या मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आपने अंकित को कुछ भी किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मोहम्मद भाई ने शांत स्वर में कहा, सतीश भाई, मुझे लगता है कि अंकित एक नेक इंसान है। अगर वो बुरा होता तो अब तक निशा को छोड़ चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह यहाँ तक निशा के साथ है तो जरूर उसकी नीयत अच्छी होगी। बहुत समझाने के बाद सभी ने अंकित को स्वीकार कर लिया और उसे बाबा के साथ दरगाह पर भेजने के लिए तैयार हो गए। बाबा उन्हें दरगाह पर लेकर गए और वहां एक कमरे में उन्हें रहने की व्यवस्था कर दी। बाबा ने बताया कि वे एक ऐसे फकीर को जानते हैं जो जिन्नात की दुनिया के बहुत से रहस्यों को जानते हैं और जिन्हों पर काबू पा सकते हैं। अगले दिन बाबा उस फकीर को बुलाते हैं। फकीर ने अंकित को देखते ही समझ लिया कि वह एक नेक जिन्न है और निशा को देखते ही जान गया कि उसके भीतर एक जिन्न की संतान पल रही है। फकीर ने अंकित से कहा, तुझे अपनी दुनिया के कायदे पता नहीं थे? एक जिन्न और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। अंकित ने जवाब दिया, मुझे सब पता था फकीर बाबा, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेरी संतान भी एक जिन्न होगी और जिन्नात के तख्त की इकलौती दावेदार बनेगी। आप मेरी मदद कीजिए। फकीर बाबा ने कहा, देख, मुझे इस दरगाह के बाबा ने सब कुछ बता दिया है। तू एक नेक जिन्न है और तेरी मोहब्बत सच्ची है, इसीलिए मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। कोई भी जिन्न तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक जिन्न है जो सबसे पुराना है और इस वक्त हजारों साल का है। वह जिन्न ऐसा ताकतवर है कि उसके सामने बाकी जिन्न थर थर कांपते हैं। उसकी ताजपोशी अगले पूर्णिमा की रात को होनी थी, लेकिन तेरी संतान उसकी राह में बाधा बन रही है। अब वह हर हाल में उसे खत्म करने की कोशिश करेगा। फकीर बाबा ने गंभीरता से कहा, वो बहुत ताकतवर है, मैं भी उसका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर तू उससे समझौता करने को तैयार हो तो हो सकता है वह तेरी संतान को छोड़ दे, पर उसके बदले में वह कुर्बानी मांगेगा। एक जान के बदले एक जान। अंकित ने कहा, फकीर बाबा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। फकीर बाबा ने कहा, मैं जानता हूं कि तेरी संतान में जिन्न की शक्तियां तेरी वजह से है, लेकिन अगर तू खुद जिंदा नहीं रहेगा तो तेरे साथ वो शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी और तेरी संतान एक साधारण इंसान बन जाएगी।
अगर तू अपनी जान की कुर्बानी दे देगा तो तेरी औलाद महफूज रहेगी, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। अंकित ने कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, बस मेरा बच्चा सलामत रहे। फकीर बाबा ने कहा, ऐसे अपनी मर्जी से कुर्बानी नहीं दी जा सकती, तुझे जिन्न की शर्तों पर ही कुर्बानी देनी होगी। हम जिन्न को उस रात बुलाएंगे जब चांद पूरा होगा, क्योंकि उसी रात जिन्न अपनी असली शक्ल में आते हैं, और तुझे भी कुर्बानी अपने असली रूप में ही देनी होगी। तुम्हारी बीवी हमारे पास सुरक्षित रहेगी जब तक तुम अपनी कुर्बानी नहीं दे देते। निशा ने विरोध करते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अंकित को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उसे कुर्बानी नहीं करने दूंगी। निशा ने फकीर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। फकीर बाबा निशा को मजार के अंदर एक कमरे में ले गए और कहा कि उन्हें निशा से अकेले में बात करनी है। उन्होंने निशा को एक गहरा राज बताया जिससे जिन्न को खत्म किया जा सकता है, और ये काम सिर्फ निशा ही कर सकती है, क्योंकि वह पहली इंसान है जो जिन्न की औलाद को अपनी कोख में रखे हुए है। फकीर बाबा ने निशा को एक खास खंजर दिया और कहा, मैं अंकित को कुर्बानी देने के लिए कहूंगा और वो अपनी कुर्बानी देगा, जिससे तुम्हारी औलाद एक आम इंसान बन जाएगी। लेकिन यह अधूरा राज है और जिन्न को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो यह भी नहीं जानता कि अंकित की कुर्बानी उसका अंत बनने वाली है। जब पूर्णिमा की रात को अंकित जिन्न के रूप में अपनी कुर्बानी देगा तो तुम उसे इसी खंजर से मारोगी। फकीर बाबा ने निशा को आगे की योजना समझाई और कहा, ये राज तुम सिर्फ अपने तक ही रखोगी, किसी को भी नहीं बताओगी, यहां तक कि अंकित को भी नहीं। अगर अंकित को यह पता चला तो जिन्हों की किताब में यह राज दर्ज हो जाएगा, क्योंकि यह उनका नियम है कि जो भी उनकी दुनिया का राज जानता है वह किताब में दर्ज हो जाता है। निशा ने वादा किया कि वह इस राज को किसी को भी नहीं बताएगी और वैसा ही करेगी जैसा फकीर बाबा ने कहा। इसके बाद दोनों बाहर आ गए। अंकित ने पूछा, क्या हुआ बाबा, आप निशा को अंदर क्यों लेकर गए थे? फकीर बाबा ने कहा, कुछ नहीं, बस उसे समझा रहा था कि यह कुर्बानी कितनी जरूरी है, लेकिन वह मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसे जादू से काबू में कर लिया है, जब तक तुम कुर्बानी न दे दो। अंकित ने कहा, आपने सही किया बाबा, मैं कुछ भी हो जाए अपनी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर अंकित फूट फूट कर रोने लगा। निशा ने पूछा, अंकित, तुम क्यों रो रहे हो? अंकित ने कहा, कुछ नहीं निशा, तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आखिरकार वह रात आ गई जब अंकित अपनी कुर्बानी देकर अपने बच्चे और निशा को बचाएगा। फकीर बाबा ने निशा और अंकित को सामने बैठाकर उस बुरे जिन्न को बुलाया। वह जिन्न बहुत ही विशाल और डरावनी आंखों वाला था। उसके लंबे नाखून और भयानक रूप देखकर निशा डर गई। अंकित ने निशा को गले से लगाकर उसे संभाला। जिन्न ने पूछा, बता फकीर, क्यों बुलाया है मुझे? पहली बार तुझे हराया था तब भूल गया? उस वक्त छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार नहीं। फकीर बाबा ने कहा, तुमसे एक समझौता करने के लिए बुलाया है। जिन्न ने भयानक हंसी के साथ कहा, मुझसे समझौता? कैसा समझौता? फकीर बाबा ने निशा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस लड़की को जानते हो? जिन्न ने कहा, नहीं, कौन है ये? फकीर बाबा ने कहा, यह वही लड़की है जो जिन्नात के होने वाले बादशाह को जन्म देने वाली है। इसके अंदर जिन्न की औलाद सांसें ले रही है। जिन्न जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं इसकी तलाश में था, लेकिन तू इसे खुद मेरे सामने ले आया। अब मैं इसे मार दूंगा ताकि उस नन्हे बादशाह को इस दुनिया में आने का मौका ही न मिले। फकीर ने कहा, इसीलिए तुझे बुलाया है, एक समझौता करने के लिए। इसकी जिंदगी के बदले में जो तू कहेगा वो तुझे मिलेगा। अंकित ने कहा, हाँ, मेरी औलाद और मेरी बीवी को छोड़ दे, मैं तेरी शर्तें मानने को तैयार हूं। जिन्न ने कहा, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मेरे से समझौता करना इतना आसान नहीं है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या तू दे पाएगा? अंकित ने कहा, हाँ, मैं अपनी जान की कुर्बानी दूंगा, बस मेरी औलाद को बख्श दे। जिन्न ने कहा, ठीक है, बख्श दूंगा, लेकिन मुझे भी कुर्बानी में तेरी औलाद की जान के बदले जान चाहिए। तू देगा अपनी जान की कुर्बानी? तेरी शक्तियां तेरी औलाद में है। जब तू ही नहीं रहेगा तो तेरी औलाद की शक्तियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी और वह एक साधारण इंसान बन जाएगी। बता, मंजूर है? अंकित ने कहा, हाँ, मंजूर है।
तू जो कहेगा मैं सब मानूंगा, लेकिन वादा कर इसके बाद तू मेरी बीवी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन ने कहा, वादा किया, आधी रात होते ही तू अपने असली रूप में आकर कुर्बानी देगा। अंकित ने कहा, ठीक है। आधी रात हो गई और अंकित की कुर्बानी का समय आ गया। निशा जोर जोर से रो रही थी। वह अंकित के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फकीर बाबा ने अपनी शक्ति से उसे रोक रखा था। अंकित अपने असली रूप में आ गया। फकीर बाबा ने उसे वह खंजर दिया जिसे अंकित ने अपने दिल में आर पार कर दिया। लहूलुहान अंकित जमीन पर गिर पड़ा और फकीर बाबा ने निशा को इशारा किया। निशा तुरंत दौड़कर अंकित के पास गई और उसी खंजर को अंकित के दिल में और गहराई तक उतार दिया। फिर वह भी अंकित के पास जमीन पर गिर पड़ी। फकीर बाबा ने तुरंत निशा के दिल से खंजर निकाला और उसे उस जिन के हाथ में पड़ी अंगूठी के बीचों बीच मार दिया। वह अंगूठी जिसने उसने अपने दिल को कैद किया हुआ था, अचानक जिन जलने लगा और वह जोर जोर से चीखने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। उसकी चीत्कार चारों ओर गूंज उठी और देखते ही देखते जिन राख बन गया। फकीर बाबा ने वह राख उठाई और उसे अपने साथ लाए पवित्र जल में मिला दिया। राख पानी में घुलकर गायब हो गई और इसके साथ ही उस जिन का अंत हो गया। थोड़ी देर बाद अंकित को होश आया। खुद को पहले जैसा देखकर वह हैरान हो गया, लेकिन निशा अब भी बेहोश थी। निशा के सीने के घाव को देखकर अंकित घबराया और दौड़कर उसके पास गया। उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी। निशा की ऐसी हालत देखकर अंकित उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगा। जैसे ही अंकित की आंखों से आंसू निशा के घाव पर गिरे, घाव भरने लगा और निशा होश में आ गई। होश में आते ही निशा ने अंकित को गले से लगा लिया। फिर वह उठकर सीधे फकीर बाबा के पास गई और उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। बाबा, यह सब आपके कारण ही हुआ है। आपने हमारी जिंदगी वापस लौटाई है। यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। फकीर बाबा ने कहा, और बच्चा, अगर सर झुकाना ही है तो उस ऊपर वाले के सामने झुका। मैं तो उसका सेवक हूं, जैसा वो कहता है वैसा ही करता हूं। यह कहकर फकीर बाबा वहां से चले गए। अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह कैसे वापस पहले जैसा हो गया और निशा बेहोश क्यों थी? और सबसे बड़ी बात, वह जिन कहाँ गया? अंकित ने निशा से पूछा, निशा, मैं जिंदा कैसे हूं और वह जिन कहाँ गया? मैंने तो अपनी जान उसे दे दी थी ना? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने जान दी थी, लेकिन कैसे दी? ऐसे कैसे तुम जाने देते? इसलिए फकीर बाबा और मैंने मिलकर उस जिन को मार दिया। अंकित ने चौंकते हुए पूछा, मार दिया? लेकिन कैसे? निशा ने समझाते हुए कहा, तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें जिन के साथ समझौता करने से मना कर रही थी और बाबा मुझे अंदर ले गए थे? अंकित ने हाँ में सिर हिलाया। निशा ने कहा, बाबा ने मुझे बस में नहीं किया था, बल्कि इसलिए ले गए थे ताकि मैं जिन को मारने में उनकी मदद कर सकूं। बाबा ने बताया था कि वह जिन इतना ताकतवर है कि कोई उसे नहीं मार सकता। उसने बहुत लोगों पर जुल्म किया था, उसकी शक्तियां शैतानी हो गई थी। निशा ने आगे बताया, एक दिन उस जिन की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की इतनी मासूम और पाक थी मानो खुद भगवान ने उसे जमीन पर भेजा हो। उसने उस लड़की को जादू से अपना बना लिया और जबरदस्ती उससे संबंध बनाए। जब वह लड़की जादू से बाहर आई तो बहुत देर हो चुकी थी। वह मां बनने वाली थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह खुद भी जीने के काबिल नहीं थी। उस जिन ने उस लड़की की जिंदगी को नरक बना दिया। उसकी ताकत इतनी थी कि वह लड़की उससे बच नहीं पाई। लेकिन माँ तो माँ होती है। उस लड़की ने अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को मार डाला। जाते जाते उसने उस जिन को बद्दुआ दी कि एक दिन उसकी मौत ऐसे ही होगी जब उसकी औलाद के खून से सना खंजर उसके दिल के आर पार हो जाएगा। बाबा ने मुझे बताया कि जब तुम अपने सीने में खंजर मारोगे तो मुझे भी उसी खंजर को अपने सीने में मारना होगा। हमारे खून से सना खंजर ही उस जिन का अंत करेगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास नीचे गिर गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।